इन्वर्टर। इन्वर्टर में क्या होता है कि हम डीसी पावर देते हैं और उससे हम एसी पावर आउटपुट में लेते हैं, जो कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज की होती है। इन्वर्टर एप्लीकेशन हमारे घरों में होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में को इंश्योर करने के लिए। इसको एसी मोटर जो होती है उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में भी इसका एप्लीकेशन है। इन्वर्टर जो होते हैं ना वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर VSI, और एक होता है करंट सोर्स इन्वर्टर CSI। अब मेनली हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो है मेनली दो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ही है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फर्स्ट टाइप क्या है? सिंगल फेज हाफ ब्रिज, सिंगल फेज फुल ब्रिज, 3 फेज 120 डिग्री मोड एंड 3 फेज 180 डिग्री मोड। चार मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को हम चार पार्ट में पढ़ेंगे बेसिकली। सिंगल फेज हाफ ब्रिज वाला, सिंगल फेज फुल ब्रिज वाला, 3 फेज 120 डिग्री एंड 3 फेज 180 डिग्री मोड, and in the single phase for the various loads we will study it. Similarly for the current source inverter जो होता है ना वो भी दो तरीके का होता है। वो एक होता है सिंगल फेज CSI और एक होता है सिंगल फेज ACSI VSI। और CSI में क्या डिफरेंस है? सप्लाई वोल्टेज इज सप्लाईज वोल्टेज सोर्स। VSI में वोल्टेज सोर्स से सप्लाई करते हैं, जबकि करंट CSI में करंट सोर्स से सप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना वो सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना वो सोर्स करंट पे डिपेंड करता है। जो आउटपुट, अब हमें पता है कि एक चीज़ जब भी हम डिस्कस करते हैं तो अगर हमने वोल्टेज दे देते हैं तो करंट लोड पे डिपेंड करती है, और अगर हमने करंट दिया तो वोल्टेज लोड पे डिपेंड करता है। सेम थिंग इज हेयर। यहाँ पे क्या है कि सप्लाई को हमने वोल्टेज दिया है तो वो तो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो करंट जो है ना वो लोड पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हमने सप्लाई करंट सोर्स दे दिया तो जो वोल्टेज होता है ना वो डिपेंड करेगा लोड पे। डिवाइस, यहाँ पे यूनिपोलर बाईडायरेक्शनल डिवाइसेस का यूज होता है। यूनिपोलर डिवाइड फॉर एग्जांपल हो गया डायोड या फिर रेक्टिफायर। अब इसको बाईडायरेक्शनल कैसे बना सकते हैं? दो को एंटी पैरेलल लगा दो तो ये बाईडायरेक्शनल बन जाएगा। तो यूनिपोलर बाईडायरेक्शनल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाईपोलर और यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस यूज करते हैं, कि जो बाईपोलर का मतलब तो कई सारे डिवाइस आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सोर्स शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और यहाँ पे इट इज़ गुड फॉर द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। सबसे पहले सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर VSI वाला, CSI तो डिस्कस भी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने अभी देखा कि टू रियलाइज बाई डायरेक्शनल स्विच एंटी पैरेलल डायोड लगाते हैं हम, एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं डायोड को। तो ये पहला स्विच S1 और इसके हमने एंटी पैरेलल में एक डायोड लगा दिया जो इसको अपोज करता हुआ। एंटी पैरेलल का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर थायरिस्टर का डायरेक्शन ये रहा तो डायोड का डायरेक्शन ये होगा उल्टा। सेम थिंग इज हेयर S2 एंड D2, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जहाँ पे S1 है उसको हमने T1 भी लिख दिया। ये एंटी पैरेलल में होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए कि दोनों जो है ना, ये जो ब्रांच बन रही है एंटी पैरेलल होनी चाहिए। सेम थिंग इज हेयर। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने पता है कि VDC/2 हमने यहाँ पे सप्लाई दिया है, VDC/2 का सप्लाई यहाँ दिया है, और यहाँ पे जो लोड है ना वो क्या है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जनरल लोड लिया है अभी तक। तो जनरल लोड अभी हम देखेंगे कि R के लिए, L के लिए, RL के लिए, RLC लोड के लिए। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड वी विल गोइंग टू सी फॉर देम। अब क्या है कि जब हमें पता है कि जब स्विच 1 ऑन होता है, जब स्विच 1 ऑन होगा तो ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब KVL लगाते हैं तो हमें पता है V0 कितना हो जाएगा, VDC/2। ये अगर मान लो डायोड 1 भी ऑन होता है तो भी आउटपुट वोल्टेज तो कितना आएगा, VDC/2 ही। लेकिन अगर नीचे वाले मतलब S2 या D2 में से कोई भी एक ऑन होता है तो आउटपुट वोल्टेज है ना वो -VDC/2 आएगा। अब अगर मान लो S1 ऑन होता है तो आउटपुट वोल्टेज तो हमें पता है कि VDC/2 आएगा, और करंट क्या है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जो कि रेफरेंस डायरेक्शन के साथ में मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या, करंट ग्रेटर देन 0 है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो गया वेयर द बोथ द वोल्टेज एंड करंट इज ग्रेटर देन 0। व्हेन D1 इज ऑन द आउटपुट वोल्टेज इज VDC/2, दैट्स ओके, बट द करंट बिकम्स नेगेटिव हेयर बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोड टू द सोर्स इन दिस फैशन।
So this is the operation of the second quadrant. When S2 is on, output voltage is minus VDC by 2, and current is less than 0. We can see that in this fashion. This current is opposing to the reference current I0. So the current here is negative. So that's why this is the operation of third quadrant. This is important. And when the D2 is on, then the output voltage is minus VDC by 2, but here the current would be greater than 0 because the current would be like this. So it is supporting basically to the reference current. So that's why the current here is greater than 0, and this operation is in the fourth quadrant. So we can see from this quadrant diagram that in the first quadrant S1 is on, second quadrant D1 is on, third quadrant S2 is on, and then D2 is on. So in this fashion. इफ़ यू सी हेयर देन I0 एवरेज जो होता है ना, एक कंडीशन है जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो I0 आएगा ना, I0 का एवरेज वो हमेशा 0 होगा. ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. चाहे हम जितने भी आगे इन्वर्टर पढ़ेंगे ना, उनमें भी ये होगा कि जो एवरेज करंट होती है ना वो 0 होती है फॉर ऑल लोड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड्स. हैंस द वेव फॉर्म शुड बी ड्रॉन अकॉर्डिंगली. मतलब वेव फॉर्म इस तरीके से ड्रॉ किया जाना चाहिए आउटपुट करंट का कि ताकि उसका एवरेज ले तो 0 होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि 0 की मतलब जो रेफरेंस लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस है उसके इर्द गिर्द, टाइम एक्सिस है उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, ताकि जब हम उसका रेफरेंस निकालें तो टाइम एक्सिस खुद ही टाइम एक्सिस आ जाए. नाउ लेट्स सी द वेव फॉर्म्स. वेव फॉर्म क्या है कि देखो थायरिस्टर और स्विच दोनों को, या तो हम जब थायरिस्टर 1 को कब ऑन कर रहे हैं उसको दिखा दिया हमने IG1 से कि T/2 तक थायरिस्टर 1 ऑन है या फिर स्विच 1 ऑन है, एंड फ्रॉम T/2 टू T क्या है, स्विच 2 ऑन है. तो यहाँ पे हमेशा हाफ पीरियड के लिए ही होता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि T/2 से कम के लिए ऑन है जो हम पहले कर रहे थे अल्फा टी का. यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं होता है. यहाँ पे सिंपल है कि हाफ पीरियड के लिए 1 स्विच ऑन है और हाफ पीरियड के लिए अनदर स्विच ऑन है. और जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना उसका वेव फॉर्म ऐसा आता है, हमने देख लिया पहले ही कि जब S1 कंडक्ट करता है तो VDC/2 आता है, और जब S2 कंडक्ट करता है तो माइनस VDC/2 आता है. तो ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वेरी कर रही है. V0 इज इक्वल टू, ठीक है. तो ये चाहे जितने मर्जी केस आ जाए, चाहे कोई सा भी लोड हो, आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होगा ना वो यही होता है, सेम सिमिलर वेव फॉर्म होगा ये वाला. सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आउटपुट वेव जो ये वोल्टेज का है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड है. चाहे कोई सा भी लोड हो, R हो, RL हो, RLC हो, सभी के लिए आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म यही होने वाला है कि इन द हाफ ब्रिज अप टू T/2 द आउटपुट वुड बी VDC/2, एंड फ्रॉम T/2 टू T दिस वुड बी माइनस VDC/2. अब जो करंट है ना वो लोड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, क्योंकि हमने ये चीज़ तो पहले ही देखा था कि ये कौन सा है, VSI टाइप का है. VSI टाइप में क्या है, जो करंट होगा, वोल्टेज तो हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं, तो आउटपुट जो है ना वो क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है किसके ऊपर, लोड के ऊपर. केवल करंट जो है आउटपुट लोड करंट है वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर. तो R लोड के लिए सबसे पहले देखते हैं. तो R लोड के लिए तो हमें पता है कि जब R लोड लगा दिया तो I0 कितना हो जाएगा, V0/R. सो बेसिकली जो V0 का वेव फॉर्म है उसी को फॉलो करेगा ये, और उसी को फॉलो भी किया है. केवल मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड VDC/2R होगा, ठीक. और जो L लोड है उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले R लोड का लेट्स डिस्कस इट हेयर इटसेल्फ. पहले L लोड का देख ले जाते हैं. L लोड में लेट्स फर्स्ट सी दी R लोड्स पैरामीटर्स. अब R लोड में क्या हो रहा है कि 0 से T/2 तक S1 ऑन है, और T/2 से T तक S2 ऑन है. मतलब एक ऑन है एक ऑफ है. D1 D2 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. डी कभी भी रजिस्टिव लोड के लिए D1 D2 कंडक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि करंट कभी भी दूसरा डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं होता, केवल वन यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है. इसीलिए क्या होता है, केवल S1 और S2 ही कंडक्ट करते हैं, स्विच ही कंडक्ट करते हैं. R लोड के केस में डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करते हैं. वही
तो आई जीरो का वैल्यू हमें पता चल गया। आई जीरो का वैल्यू क्या है यहाँ से V0/V0T/R। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो S1 और S2 का जो कंडक्शन पीरियड है ना वो T/2 है, और डायोड तो कंडक्ट नहीं कर रहे तो उनका तो जीरो है। तो V0 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का VDC/2, IS2 कितना हो जाएगा माइनस का I0 देन, एंड व्हेन द S1 इज ऑन देन V0 इक्वल टू प्लस VDC/2 एंड करंट वुड बी इक्वल टू I0। तो वही है, तो V0 RMS हम यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। V0 RMS निकालेंगे तो VDC/2 ही आने वाला है। अब जो ये वेव फॉर्म है, हमें पता है आउटपुट का वेव फॉर्म है ना, उसका जो फूरियर सीरीज लिखते हैं ना तो ये ऐसा आएगा। उसका जो फूरियर सीरीज है ना आउटपुट का वो ऐसा है, ये रहा। सभी केस में यही होगा। ये हमें पता है वो क्या होता है, समेशन ओवर दी ओड कंपोनेंट्स, ओड वैल्यूज ऑफ एन 4 इंटू वी पीक अपॉन एन पाई। यहाँ पे वी पीक का वैल्यू कितना है VDC/2 है, तो ये कितना हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू 135 से लेकर इन्फिनिटी तक 2 VDC/n पाई साइन एन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V01 RMS भी निकाल सकते हैं आराम से। ये निकाला हुआ भी है यहाँ पे कि V01T कितना हो गया, ये हो गया। तो V01 RMS कितना हो गया, रूट में 2 VDC/पाई। सिमिलरली I01 RMS भी निकल जाएगा ऐसे ही, रूट में 2 VDC/πr। तो यहाँ से अगर G का वैल्यू निकाले तो वो कितना हो जाएगा V01 RMS अपॉन V0 RMS, क्योंकि आउटपुट में यहाँ पे क्या है, आउटपुट वोल्टेज है ना, यहाँ पे करंट थोड़ा ही, तो आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग निकलता है। तो G का वैल्यू इतना हो गया V01 RMS अपॉन V0 RMS, तो 2√2 अपॉन VDC/पाई ये हो गया। G का वैल्यू अगर निकालते तो इतना आता है। तो यहाँ से THD निकल जाएगा। THD कितना हो जाता है अंडर रूट में 1/G² - 1, दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो I01 और V01 के बीच में φ1 कितना है, फंडामेंटल के लिए डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। तो φ1 तो जीरो है, तो मतलब cos φ कितना हो गया, cos φ1 कितना हो गया 1। तो अगर हम पावर देखें कि पावर अक्रॉस द लोड ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोनेंट्स, मतलब लोड के अक्रॉस फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से कितना पावर आ रहा है, तो P01 कितना हो जाएगा V01 RMS I01 RMS cos φ1। तो मतलब V01 RMS का स्क्वायर अपॉन R, या फिर हम कह सकते हैं I01 RMS का स्क्वायर अपॉन R। जब यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं V01 या I01 का, तो यहाँ आ जाता है हमको 2 VDC² अपॉन पाई स्क्वायर इंटू R। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहें और हम कहें कि अब चलो हम देखते हैं कि सोर्स, ईच सोर्स ने फंडामेंटल पावर कितना सप्लाई किया है, तो वो होता है PS01 कितना हो जाएगा VDC/2 सोर्स इंटू IS01 का एवरेज। IS01 का एवरेज कितना हो जाएगा, VDC/2 को अलग कर देते हैं अगर हम, तो IS01 का जो एवरेज है, फंडामेंटल एवरेज है, दैट कुड बी इजीली कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर अपॉन पाई हो जाएगा बेसिकली, पीक वैल्यू अपॉन जितना चल रहा है, साइन वेव है, साइन वेव का एवरेज कितना हो जाएगा ड्यूरिंग पाई पीरियड, क्योंकि ये तो पाई के बीच में देख रहे हैं ना हम, तो पाई पीरियड में इसका जो एवरेज है ना वो पाई अपॉन द एरिया ये हो जाएगा। तो फंडामेंटल पावर अगर हम डिलीवर का देखते हैं तो वो भी बेसिकली दोनों बराबर आते हैं, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। सिमिलरली अगर हम टोटल पावर की देखें अक्रॉस द लोड, तो वो कितना होता है P0 इक्वल टू V0R इंटू I0R इंटू cos φ तो 1 हो जाएगा क्योंकि R लोड है, तो इसको हम V0R स्क्वायर अपॉन R भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि VDC² अपॉन 4R। या अब इसको हम ऐसे करते हैं कि डिलीवर्ड बाय द ईच सोर्स देन VDC/2 एंड IS एवरेज, इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो हुआ दिखता है। अब हम देखते हैं कि एवरेज एंड RMS स्विच करंट्स। हमें पता है कि जब S1 एक पर्टिकुलर स्विच S1 या S2 कोई सा भी ले लो, ठीक है, जब S1 ऑन है तो करंट कितना है T/2 तक। फॉर एग्जांपल S1 के लिए देखते हैं यहाँ पे, तो T/2 तक ही करंट ऑन रहेगा क्योंकि बाकी टाइम में तो S2 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक ये कितना हो जाएगा VDC/R, VDC/2R सॉरी। तो इसका एम्पलीट्यूड इतना है ना, तो ये IS एवरेज भी इतना ही हो जाएगा कि I0 इज व्हाट V0/R, सो दिस VDC/4R आ जाएगा इसका एवरेज, और RMS अगर निकालेंगे तो वो अपॉन √2 से डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। तो ये आ गया। अब निकालते हैं L लोड के लिए। L लोड के लिए क्या होता है, L लोड के लिए ट्रेंगुलर वेवफॉर्म बनता है।
अगर हम डीसी को एल लोड देते हैं तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनता है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि हमें पता है कि एल डी आई अपॉन डी टी होता है इज इक्वल टू वी बराबर कितना होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। तो आई इज इक्वल टू कितना होता है? आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो अगर वी जब पॉजिटिव होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर वेव जो होता है ना, ट्रायंगुलर वेव आता है, तो वो आया भी है यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इंडक्टर करंट है ना जो -I0M से +I0M तक वेरी करता है। अब ये ऐसा ही क्यों हुआ, यहाँ से चालू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है कि इसका एवरेज जो है ना वो 0 आना चाहिए, लगभग 0 के इर्द गिर्द आना चाहिए। इंडक्टर जो है आउटपुट वेवफॉर्म बेसिकली जब एल लोड का केस है तो यही आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगी। तो आउटपुट वेवफॉर्म जो है जितने भी केस हो, चाहे वो आर लोड हो, आर एल लोड हो, सभी का अगर हम एक ग्राफ नोट करें तो हमें देख रहे हैं कि वो जो रेफरेंस एक्सिस है, टी एक्सिस है, उसके ऊपर नीचे ही आ रहा है। क्योंकि जो फाइनली जो एवरेज होना चाहिए ना उसका 0 होना चाहिए, रेफरेंस एक्सिस एवरेज होना चाहिए, दैट्स वाई। I0 -I0M से +I0M तक वेरी कर रहा है यहाँ पे वेवफॉर्म। तो ये हमने देखा कि T/2 तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर T/2 के बाद हम क्या हो जाता है, V0 इज इक्वल टू -VDC/2 हो जाता है। तो अब करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो कर रहा है T तक डिक्रीज कर रहा है और ये T/2 तक चार्ज कर रहा है इंडक्टर, उसके बाद डिस्चार्ज कर रहा है। फॉर दिस स्टेबल ऑपरेशन दिस शुड बी द केस। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अप टू T/4 क्या हो रहा है, अप टू T/4 में क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है ना वो पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब D1 कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, करंट और आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेंट 1 मतलब S1 कंडक्ट कर रहा होगा। ये ऑलरेडी सीन दिस डायग्राम। यहाँ पे S1, यहाँ पे D1, यहाँ पे S2, यहाँ पे D2 और यहाँ पे क्या होगा जाएगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज तो T/2 से T/4 में नेगेटिव हो गया, लेकिन करंट पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब D2 कंडक्ट कर रहा होगा। और व्हेन both current and voltage is negative, it means it's fall in third quadrant, it means S2 is conducting। तो यहाँ का जो सीक्वेंस है कंडक्ट करने का वो क्या रहा, पहले D1 कंडक्ट करेगा, फिर S1, फिर D2, फिर S2, मतलब D के बाद में S कंडक्ट कर रहा है, DS कह सकते हैं। पहले D फिर S कंडक्ट करेगा। इसके सिग्निफिकेंस है, वी विल सी दैट इन द लेटर कैसे। अब आर लोड में तो क्या था, D1 D2 कंडक्ट ही नहीं कर रहा था, केवल S1 और S2 कंडक्ट कर रहा था। यहाँ पे चारों चीज़ें कंडक्ट करेगी, D1 D2 भी कंडक्ट करेंगे और S1 S2 भी कंडक्ट करेंगे, लेकिन और उनका सीक्वेंस भी ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। तो दिस वेव फॉर्म इज ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन पार्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्विच हो और डायोड सभी एक इक्वल इंटरवल के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू T/4, या हम इसको π/2 भी कह सकते हैं, क्योंकि T इज इक्वल टू 2π होता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं। और इसका जो अगर हम देखें यहाँ पे 0 से T/2 में हमें पता है V0 इज इक्वल टू कितना हो गया, VDC/2। तो इंडक्टर चार्ज हो गया, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज हो गया बेसिकली। तो VDC/2 इज इक्वल टू LDI/dt। तो DI इज इक्वल टू कितना हो गया, VDC/2L इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेते हैं तो करंट कितने से, -I0M से +I0M तक वेरी करता है। जब I0M का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो I0M का वैल्यू आता है ये, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I0M इज इक्वल टू कितना होता है, VDC/8FL, VDC/8FL। अगर हमारे पास I0M आ गया तो हम IT एवरेज जो थायरिस्टर है, ये हम कह सकते हैं कि स्विच करंट का एवरेज कितना हो जाएगा, वो 1/T। स्विच करंट क्या है बेसिकली, कि वैन वन पर्टिकुलर S1 कंडक्ट कर रहा है, तब मान लो S1 या S2 में से कोई एक कंडक्ट कर रहा है, तो कोई भी अगर हम देखें S1 या S2 एक पर्टिकुलर T/4 टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो 1/T पहली बार तो कि पूरे टाइम पीरियड में उसका कितना पार्ट है, तो टोटल पीरियड अपॉन हाफ इंटू I/M इंटू T/4। तो ये I/M/8 आ जाएगा। ID एवरेज भी इतना ही होगा, और इसका एवरेज भी निकाला जा सकता है कि I/M/2√2 हो जाएगा। तो ID RMS भी इतना ही होगा। If you see here the angle between V01 and I01, then it would be कितना होगा, 90 डिग्री। उसका एक और लेट्स सी द डिस्कस, क्योंकि हमें पता है कि
जो V0 है वो तो सभी के लिए सेम है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है ना वो भी वही हो जाएगा कि समेशन 135 2 VDC अपॉन n पाई साइन n ओमेगा टी। तो यहाँ पे वोल्टेज का कितना है, फाई है। अब अगर हम आई निकालना है तो आई हमें पता है आई कितना हो जाएगा, V0 अपॉन जेड। जेड को हम क्या लिख सकते हैं, V0 अपॉन मोड जेड एंगल फाई, ठीक है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है जे ओमेगा एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ओमेगा एल एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो जब हम इसको आई का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो आई का वैल्यू कितना आता है, जो वोल्टेज वाला वेव फॉर्म था, मतलब समेशन वाला, ये तो ये सब कुछ यहाँ पे 2 VDC अपॉन एन पाई और ओमेगा एल और साइन एन ओमेगा टी, क्योंकि नीचे 90 था तो ऊपर चला जाएगा तो -90 डिग्री। ये तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, I1 और φ1 के V1 के बीच में 90 डिग्री। इसका मतलब φ1 90 है तो cos φ1 कितना हो जाएगा, 0। cos φ1 0 हो गया तो पावर कितना हो जाएगा, रियल पावर 0, क्योंकि वो कितना होता है V01 I01 इंटू cos φ1, तो वो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर क्या करता है, कभी भी रियल पावर कंज्यूम नहीं करता है, वो केवल रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। साइन φ1 का वैल्यू तो इसके लिए 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, φD1, या मैं कह सकता हूँ φ01 Q01 कितना हो जाएगा, V0R I01 इज इक्वल टू ये वाला, दैट्स इट। टोटल पावर डिलीवर्ड बाय बोथ दी सोर्सेज कितना हो जाएगा, 2 VDC का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर सेकंड के बराबर है। इक्वेशन नंबर सेकंड के बराबर ही है। Okay, let's see. नाउ दी RL लोड। RL लोड के लिए क्या क्या केस है, RL लोड के लिए हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल होगा, जो करंट होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, मतलब कि जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो उसका इंडक्टर कंपोनेंट चार्ज हो रहा होगा, जब वोल्टेज डिस्चार्ज है तो उसका इंडक्टर कंपोनेंट डिस्चार्ज होगा। और RL लोड के लिए हम जानते हैं इक्वेशन e⁻⁻ समथिंग आता है, तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका एक्सपोनेंशियल ऐसा ही है, देखो ये एक्सपोनेंशियल दिख भी रहा है यहाँ से, ये रहा एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे भी अगर हम, और RL लोड है, RL लोड है तो एंगल क्या, करंट क्या करेगी, लैग करेगी वोल्टेज से, सिंपल बात है, क्योंकि RL है, L में लैग करती है, कैपेसिटर में लीड करती है। तो यहाँ पे R है, R की वजह से कुछ नहीं होता है, लेकिन L लगा हुआ है तो लैग करेगी। लैग कितने से कर रही है, फाई से। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ कर्व आएगा जो फाई पे कट करेगा, उसके बाद में जब ये नीचे करेगा तो पाई प्लस फाई पे। द थिंग इज दैट 0 to T/2 तक क्या होगा, RL लोड में करंट इंडक्टर को चार्ज करने के लिए सपोर्ट करेगा, एंड व्हेन T/2 to T तक इंडक्टर डिस्चार्ज होगा बेसिकली। तो अगर हम इसको भी उसी तरीके से देखते हैं तो 0 से फाई में क्या हो रहा है, D1 कंडक्ट कर रहा है, सिमिलर फैशन, एंड φ1 to T/2 मतलब φ1 to पाई में क्या हो रहा है, S1 कंडक्ट कर रहा है, फिर देन T/2 to पाई प्लस फाई, D2 कंडक्ट कर रहा है एंड S2 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, 5 टाइम के लिए, और जो स्विच है वो कितने टाइम, स्विच है थायरिस्ट कितने टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई-5 के लिए। और यहाँ का जो सीक्वेंस है ना वो सेम है कि पहले D1 कंडक्ट कर रहा है, फिर S1, फिर D2, फिर S2, तो D1 S1 एंड S2। तो यहाँ का सिंपल है कि ऐसा D1 फिर S1 और नीचे वाला ऐसा। तो बेसिकली क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है ना एक तरीके का। अगर हम चारों क्वाड्रेंट बनाएं, हमें पता था कि यहाँ पे S1 है, यहाँ पे D1 है, और यहाँ पे D2 है, और यहाँ पे S2 है। तो ये इस तरीके से कंडक्ट कर रहा है, पहले D1 से चलेगा, फिर S1 कंडक्ट करेगा, फिर D2 कंडक्ट करेगा, फिर S2 कंडक्ट करेगा, फिर से D1 आ जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज से देख सकते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज में कंडक्शन हो रहा है। नॉर्मली यही होता है, केवल एक केस को छोड़ के उसमें क्लॉकवाइज होने लगता है। लेट्स सी, सो व्हाट नीड टू बी नोटेड हियर, नथिंग। ये भी अगर हम कहें तो ये जो है करंट वो -I0 से, इसको मैं अगर -I कह देता हूँ तो ये +I तक जाती है जब तक इंडक्टर चार्ज होता है। चलो
अब इसका डेरिवेशन देखो, ये रहा आर एल लोड का केस। आर एल लोड के केस में वही लिखा हुआ है कि डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, आई जीरो एक्सपोनेंशियल होगा, वी जीरो आर एम एस तो वी डी सी बाई टू ही होगा, फोरियर सीरीज आउटपुट वोल्टेज का यही होता है, नथिंग न्यू। ठीक है, अब अगर आई जीरो का फोरियर सीरीज निकालना है तो हमें पता है क्या होता है कि वी जीरो अपॉन जेड एल। ठीक है, जेड एल को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टू वी डी सी अपॉन एन पाई मोड जेड एन होगा ये। ठीक है, मोड जेड एन साइन एन ओमेगा टी माइनस फाई एन, दिस शुड बी माइनस फाई एन। और फाई एन का वैल्यू कितना है, फाई एन का वैल्यू है यहाँ पे टेन इनवर्स एन ओमेगा जीरो एल, क्योंकि हमें पता है कि जेड एन कितना होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल अगर होगा तो ओमेगा एन ओमेगा जीरो हो जाएगा। और फाई वन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ओमेगा जीरो एल इंटू आर। तो अगर हम कोस फाइव वन निकालेंगे तो वो फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम पावर के लिए हेल्प करेगा। आर एल लोड में क्या है कि जब मान लो, सिंपल है, करंट इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस आई जीरो से, इसका मिनिमम वैल्यू टी बाई टू पे कितना हो जाता है, आई प्लस। और स्टेडी स्टेट की अगर बात करें तो आर एल लोड है, स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, एल तो शॉर्ट हो जाएगा, केवल आर बचेगा, तो स्टेडी स्टेट पे करंट कितना हो जा रहा होगा, वी डी सी अपॉन टू आर, यही हो जा रहा होगा स्टेडी स्टेट पे। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखिए, ये तीनों चीज़ें हैं जिनको वी नीड टू रिमेंबर दी थ्री थिंग्स। तो आई एल का हम इक्वेशन अगर लिखें तो वो कैसा आएगा, आई एल इन्फिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई एल इन्फिनिटी ए रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ। आई एल टी का वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर टी का वैल्यू का अगर हम देखें, वैल्यू रख दो सारे तो ये आ जाएगा आई एल टी का वैल्यू, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हमें पता है कि आई एल टी बाई टू पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आई होता है, अगर वो रखते हैं, अब इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो आई का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है इससे। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, दैट्स इट, दिस इज द ओनली फ्यू डिस्कशन ऑफ इट। लेट्स सी फॉर द आर एल सी लोड। आर एल सी लोड में क्या कर रहे हैं हम, फंडामेंटल कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं, केवल आर एल सी लोड वाले में फंडामेंटल कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो आर एल सी लोड के लिए जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा वो तो हमें पता है साइनसोइडल ही आएगा। तो ये जो दोनों का है ना फंडामेंटल कंपोनेंट ड्रॉ किया है आर एल सी लोड में। अब आर एल सी में ये केस हमने कंसिडर किया वेयर ओवर डैम्प्ड वाला केस कंसिडर किया, और एक किया अंडर डैम्प्ड वाला। तो फर्स्ट इज अंडर डैम्प्ड वाला केस है, ये लैगिंग वाला केस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। फर्स्ट वाले केस में क्या है, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, मतलब क्या हो जाएगा, करंट जो होगा ना वो लैगिंग होगा। लैगिंग कितने से हो रहा है, फाई एंगल से लैग होगा, तो यही है। और सेकंड वाला केस है ना, वहाँ पे एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, इसका मतलब क्या है, लीडिंग वाला केस है, तो फाई से लीड कर रहा है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो। सो लेट्स तो क्या हुआ, आर एल सी फर्स्ट वाला अंडर डैम्प्ड। यहाँ पे क्या है, अगर हम सीक्वेंस देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है सीक्वेंस की वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है हमारा, जो हम ये वाला करते थे कि यहाँ पे एस वन है, यहाँ पे डी वन है, यहाँ पे एस टू है, यहाँ पे डी टू है। तो यहाँ पे तो वही फॉलो हो रहा है, पहले डी वन फिर एस वन फिर डी टू फिर एस टू। जबकि जो नीचे वाला ओवर अंडर डैम्प्ड वाला केस है, मतलब लीडिंग वाला जो केस है, उसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि पहले क्या कर रहा है, एस वन कंडक्ट कर रहा है, एस वन के बाद में डी वन कंडक्ट करेगा, डी वन के बाद में एस टू कंडक्ट करेगा, फिर ये करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। जबकि पहले जितने भी केस देखे हमने, आर एल एल या फिर आर एल सी में भी ओवर डैम्प्ड वाला, तो उस सभी में क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। उसका एक फ़ायदा देखेंगे कि इसका फ़ायदा होता है एंटी क्लॉकवाइज का बहुत ही अच्छा। तो अगर आर एल सी अंडर डैम्प्ड वाला केस देखते हैं तो हम ये है, ठीक है। चलो आर एल सी, लेट्स मूव हेयर।
तो यहाँ पे RLC हमने देखा, तो RLC में पहला वाला केस लेते हैं जहाँ पे XL इज ग्रेटर देन XC, मतलब ओवरडैम्प्ड मतलब लैगिंग करंट। जब भी एक्सेल जब भी ज़्यादा हो, लैगिंग और ओवरडैम्प्ड दोनों सेम है। हाउ टू रिमेंबर द लैगिंग एंड ओवरडैम्प्ड? लैगिंग के लिए ओवरडैम्प करेगा, और जब XC इज ग्रेटर देन XL तो अंडरडैम्प्ड करेगा और लीडिंग होगा। ठीक है, अगर आप अंडर हैं तो आप लीड करिए, अगर आप ओवर हैं तो आप लैग करिए। सिंपल बात है, अगर ओवर है तो आपको लैग करने की ज़रूरत है, अगर आप अंडर हैं तो आपको लीड करने की ज़रूरत है। सिंपल बात है, दिस इज टू रिमेंबर, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ओवर डैम्प्ड है तो सिंपल D1 S1 D2 S2, मतलब हमारा वही क्लॉकवाइज वाला सीन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे कि पहले S1 फिर D1 फिर S2 फिर D2। मतलब यहाँ क्या कर रहा है कि आफ्टर द स्विच, जो स्विच के एंटी पैरेलल में जो डायोड लगा हुआ है ना वो कंडक्ट कर रहा है। मतलब स्विच होता है इस तरीके का कुछ, तो ये हम कह सकते हैं थायरिस्टर होता है इस तरीके का, और इसके एंटी पैरेलल में हमने देखा था बाई डायरेक्शनल परफॉर्मेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एंटी पैरेलल में एक डायोड लगा देते हैं। लेट्स सी दैट अगेन, ये रहा, बाई डायरेक्शन परफॉर्म करने के लिए हम डायोड लगा दे रहे हैं। तो ये डायोड है ना, इस स्विच के जस्ट बाद ही कंडक्ट करेगा। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, 5 टाइम के लिए, और थायरिस्टर कितने, π-5 के लिए, इन बोथ द केसेस इररिस्पेक्टिवली। चलो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, S1 के बाद में D2 कंडक्ट कर रहा है, तो कंडक्शन पहले फर्स्ट वाला केस देखते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से, पहले T1 कंडक्ट कर रहा था, उसके बाद में D1 कंडक्ट कर रहा है। सो द आफ्टर द S1 D1 कंडक्ट्स और आफ्टर S2 D2 कंडक्ट्स, तो 0 से π-5 में क्या हो रहा है, S1 ऑन है, और आफ्टर S1 इसके बाद में क्या है, D1 ऑन होता है। तो जब D1 कंडक्ट होता है, हमें पता है कि जब D1 कंडक्ट होगा तो T1 के अक्रॉस जो है ना नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाता है, कितना, -VDC/2। सो व्हेन द D1 कंडक्ट नेगेटिव वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द थायरिस्टर, और इस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से क्या होता है, थायरिस्टर बंद हो जाता है। हमें वैसे भी थायरिस्टर को बंद करना है क्योंकि एक टाइम पे एक ही कंडक्ट करता है, या तो T1 कंडक्ट करेगा फिर या D1 कंडक्ट करेगा, चारों में से कोई एक ही कंडक्ट करना चाहिए। और इन द सिंपल टर्म्स कि या तो D कंडक्ट करना चाहिए या S कंडक्ट करना चाहिए, ये तो हमने देखा है, चारों कोई भी दो एक साथ कंडक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा मान लो पहले केस में क्या होता था कि जब हमारा S1 कंडक्ट कर रहा था और फिर हमें S1 से D1 कंडक्ट करवाना, तो S1 को बंद भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम कोई टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पहले T1 कंडक्ट कर रहा था, उसके बाद में जब D1 कंडक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली T1 के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से T1 ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और इसी के लिए इसको कहते हैं सेल्फ कम्यूटेशन या फिर नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, सो इफ़ I0 लीड्स बाय एन एंगल फाई, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, I0 अगर लीड कर रहा है तो, अगर लीडिंग है तो हम क्या कहेंगे, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R, मतलब tan इनवर्स 1/ωc माइनस ωL अपॉन R। ये क्या है, लीडिंग एंगल है, इतने से लीड करेगा। यहाँ पे हमने देखा कि डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, 5 टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो एज द डायोड, तो जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो हमें पता है उस टाइम पे थायरिस्टर तो ऑफ होगा, जो अभी हमने ऊपर देखा सेल्फ कम्यूटेशन वाला। तो अगर हम स्विच का या थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम कैलकुलेट करें, टर्न ऑफ TC, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ω/TC इज इक्वल टू 5, मतलब इस टाइम के लिए थायरिस्टर या स्विच तो ऑफ है क्योंकि डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो TC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/ω, एंड वी हैव ऑलरेडी नो दिस दैट द TC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू TQ। ठीक है, यह मैं कह सकता हूँ, अगर उसके टर्म में लिखूँ तो TC शुड बी इज इक्वल टू SF इंटू TQ। SF क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर होता है। नाउ लेट्स डिस्कस दी फर्स्ट वाला केस, ओवरडैम्प्ड वाला केस। ओवरडैम्प्ड में क्या होता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, S1 के बाद में D2 कंडक्ट कर रहा है, तो D2 के कंडक्शन से किसी भी तरह का नेगेटिव वोल्टेज डेवलप नहीं हो रहा है अक्रॉस द S1, मतलब यहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन तो नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या कराना पड़ता है, फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत होती है, मतलब ज़बरदस्त हमें कोई और एक्सटर्नल टेक्निक को यूज करके S1 को बंद कराना पड़ता है जब D1 D2 ऑन करने पे आता है। तो